यूएस के खेमे से भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ये वही माइक वॉल्ट्ज हैं जो प्रो इंडिया और एंटी चाइनीज स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक वॉल्ट्ज आखिर हैं कौन और कैसे आने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत को फायदा होता हुआ दिख सकता है और चाइना को नुकसान होता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं कि न्यूज में किस तरीके से ये वाई इज इट इन न्यूज, क्यों माइक वॉल्ट्ज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है इन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, जो यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। वो क्या क्या शिफ्ट होगा उसे भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो प्रो इंडिया होगा और कैसे वो एंटी चाइना होगा। साथ के साथ इनका जो स्टांस है चाइना को लेकर, ये काफी ज्यादा आउटस्पोकन है चाइना को लेकर। उनका वो हमेशा से सपोर्ट करते हुए आए हैं स्ट्रॉन्गर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, और उन्होंने यूएस की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, फ्रेम करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ऑलरेडी प्ले किया है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि माइक वॉल्ट्ज के आने से क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, ग्लोबल स्टेबिलिटी पे, और जो ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में वो किस तरीके से चेंज होती हुई दिख सकती हैं जब हम यूएस की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि माइक वॉल्ट्ज हैं कौन। माइक वॉल्ट्ज एक रिटायर्ड यूएस आर्मी ग्रीन बैरेट हैं। ये जो ग्रीन बैरेट आपको देखने को मिल रहा है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूएस, मतलब रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस फंक्शनरी हैं माइक वॉल्ट्ज। इससे पहले यूएस की स्पेशल फोर्सेस में फंक्शन करते थे। काफी ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आए हैं। अफगानिस्तान में जब यूएस का इन्वेजन हुआ था तो डायरेक्टली ग्राउंड एक्सपीरियंस, ग्राउंड फाइट एक्सपीरियंस इनके पास, कॉम्बैट एक्सपीरियंस माइक वॉल्ट्ज के पास देखने को मिल जाता है। स्पेशल फोर्सेस में इन्होंने सर्व किया है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेटिव मिशंस में इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है व्हेन इट कम्स टू यूएस सिक्योरिटी। साथ के साथ अगर इनके स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी रोल्स देखे जाएं, इन्होंने पेंटागन में फंक्शन किया है डिफेंस सेक्रेटरीज के अंडर। वो कौन कौन से डिफेंस सेक्रेटरीज हैं? डोनाल्ड रम्सफील्ड और दूसरे रॉबर्ट गेट्स, जिसकी वजह से इनके पास एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस आया है। साथ के साथ डिफेंस पॉलिसी का भी एक्सपीरियंस आता हुआ दिखता है। दूसरी चीज, ये मेंबर रह चुके हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के और हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी के, जो इंटेलिजेंस को लेकर बनाई गई थी। तो अगर इनकी जीवनी देखी जाए आसान भाषा में, स्पेशल फोर्सेस में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, डायरेक्ट ऑन फील्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस है इनके पास अफगानिस्तान के अंदर, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल मिशंस के लिए जाने जाते हैं। अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पेंटागन के अंदर डिफरेंट डिफेंस सेक्रेटरीज के अंदर ये फंक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा इन्हें मेंबर ऑफ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में भी सर्व कर चुके हैं और हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी में भी फंक्शन कर चुके हैं, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड कमिटीज यूएस के अंदर बनाई गई थी। तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है इनके पास। इन्हें पता है जियोपॉलिटिक्स कैसे फंक्शन करती है, इन्हें पता है इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव कैसे फंक्शन करता है। अच्छी बात यह है कि इनका आना भारत के लिए खुशखबरी की तरह देखा जा रहा है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये एंटी चाइनीज पर्सपेक्टिव पे चलते हैं और प्रो इंडियन पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं। यूएस और इंडिया रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने में इनका काफी बड़ा रोल ऑलरेडी रह भी चुका है। अगर देखा जाए कि यूएस और चाइना रिलेशन पर इनके आने के बाद क्या फर्क देखने को मिलेगा, क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इनका, सबसे पहले इनका स्टैंड चाइना पे ज्यादा टफ है, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी भी चाइना की तरफ रिलेटिवली आपको और ज्यादा टफर होती हुई दिखेगी। अब जो आप एक एकोमोडेटिंग अप्रोच के साथ चल रहा था यूएस, एक कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहा था, वो शायद अब थोड़ी ज्यादा असर्टिव होती हुई दिखेगी, थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई दिखेगी। इनका सीधा सीधा कहना है कि चाइना के केस में हमें हार्ड लाइन अप्रोच अपनानी चाहिए, असर्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, और किसी भी तरीके से जो चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट उइगर मुस्लिम्स इन जिनजियांग रीजन, उन्हें किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है, उन्हें टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करते रहना है, जिससे चाइना का रियल फेस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आता रहे और दुनिया के सामने लाया भी जा सके। तो एक टफर स्टैंड ऑन चाइना होता हुआ दिख सकता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा, मिलिट्री डिटरेंस की बात करते हैं। ये यूएस मिलिट्री की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कहां? इंडो पैसिफिक में। ये नेक्स्ट पॉइंट में भी हम डिस्कस करेंगे। इनका फोकस
मिडिल ईस्ट और यूरोप से ज्यादा इंडो पैसिफिक को लेकर है। और इनका मानना है कि यूएस को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि वहां उसका थ्रेट है चाइना, और चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए स्पेशली जो ताइवान वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है, उसके लिए यूएस को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। फोकस इनका इंडो पैसिफिक पे रहेगा, और इंडो पैसिफिक पे रहेगा मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में रहेगा किसके साथ? चाइना के साथ। ऑलरेडी इंडिया यूएस साथ मिलकर क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। तो इनके आने के बाद जो क्वाड ग्रुपिंग आपको देखने को मिलती है वो और ज्यादा असर्टिव और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख सकती है, और एंटी चाइनीज या काउंटर चाइना मेजर्स के लिए और ज्यादा इंप्रूव्ड एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चाइना की तरफ फोकस रहेगा, यूएस का टेंशन इंडो पैसिफिक पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे चाइना के राइज को रोका जा सके, और जो उसकी असर्टिवनेस है उस रीजन में, जो अपना रीजनल हेजेमनी वो क्रिएट करना चाह रहा है चाइना विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन, विद इन साउथ चाइना सी, विद इन द इंडियन ओशन, उस पर भी रोक लगाई जा सके। इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स लेने की जरूरत है। जो चाइना के ऊपर टू मच डिपेंडेंस है यूएस का, जो टू मच मैन्युफैक्चरिंग यूएस की कंपनीज जो चाइना में कर रही हैं बैठ के, उसे कम करने की जरूरत है। चाइना का जो सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंस है यूएस का, चाइना के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग का डिपेंडेंस है यूएस का, उसको रिलेटिवली कम करने की जरूरत है, और उसी को इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स की तरह देखा जा सकता है। तो ये यूएस डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम करना चाहते हैं, और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी कम रेट में बिकते हैं यूएस के अंदर, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाना चाहिए। कोई भी अगर रेसिप्रोसिटी नहीं दिखा रहा है चाइना इन इकोनॉमिक टर्म्स, तो उसको पनिश करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको आने वाले समय में चाइनीज इंपोर्ट्स को लेकर यूएस के अंदर देखने को मिल सकती है। चाइनीज जो इंपोर्ट्स हैं, चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको टैरिफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। चाइना को पनिश किया जा सकता है फॉर इट्स डंपिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो जनरली क्या करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पे, या फिर अपनी मार्केट, खुद की मार्केट में जिस प्राइस पे बेच रहा है उससे कम प्राइस में वो सामने वाले मार्केट में बेचने की चीजें कोशिश करता है, जिससे वहां के मार्केट को मोनोपोलाइज किया जा सके, वहां के मार्केट को कैप्चर किया जा सके। तो उसको काउंटर करने के लिए भी माइक वॉल्ट्ज यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, और यूएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना वो भी आपको चेंज होती हुई दिख सकती है। चाइना पाकिस्तान एक्सेस को लेकर भी ये काफी ज्यादा परेशान है। इनका मानना है चाइना और पाकिस्तान का पास आना यूएस के लिए अच्छा नहीं है। ये जो क्लोजनेस बढ़ती जा रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी यूएस को काउंटर करने की जरूरत है। और इसको यूएस किस तरीके से काउंटर कर सकता है? बाय स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया। अगर यूएस इंडिया के साथ बेटर टाइज रखे, इंडिया को अपनी अलायंस का हिस्सा बनाए रखे, इंडिया के इंटरेस्ट में काम करे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा ग्रो करे, तो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान एक्सेस को भी काउंटर किया जा सकता है। तो चाइना के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर नहीं है माइक वॉल्ट्ज का आना। काफी असर्टिव हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काफी आउटस्पोकन है। जब भी वो चाइनीज डोमिनेशन या चाइनीज ह्यूमन राइट्स वायलेशन या चाइनीज हेजेमनी की बात करते हैं, उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स की बात करते हैं। आगे देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशन किस तरीके से आपको स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे माइक वॉल्ट्ज के आने के बाद। सबसे पहली चीज, वॉल्ट्ज कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं इंडिया और यूएस के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो, यूएस को पता है टू काउंटर चाइना नॉट जस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन बट टू काउंटर द राइज ऑफ चाइना इन जनरल, आपको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। हम उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो भारत के साथ जुड़े रहना यूएस के फायदे में है इस टाइम, और माइक वॉल्ट्ज इस थॉट से पूरी तरीके से एग्री करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एडवोकेट करनी चाहिए। इंडिया और यूएस को अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे और ज्यादा डीपन करना चाहिए, स्पेसिफिकली उन मैटर्स को लेकर, उन चैलेंजेस को लेकर जो दोनों कंट्रीज चाइना से फेस कर रही हैं। मतलब चाइना को लेकर इंडिया और यूएस और ज्यादा क्लोज आपको आते हुए दिख सकते हैं। हमारे अजीत डोभाल और माइक वॉल्ट्ज जो है वो साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ और असर्टिव मेजर्स लेते हुए दिख सकते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग को सपोर्ट करते हैं कि भारत और यूएस के बीच अपने डिफेंस टाइज आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। मिलिट्री सेल्स जो हो रही हैं, इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। जॉइंट एक्सरसाइजेस आपको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बढ़ाने की जरूरत है। देखो, हम काफी आगे आ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस रिलेशन विद यूएस। हमने सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स, चाहे वो जी सोमिया हो, चाहे वो लेमोआ हो, चाहे वो कॉमकासा हो, चाहे वो बैका हो, अभी रिसेंटली सोसा हो, इसके अलावा एसटीए 1 कैटेगरी में डाल दिया गया है। 2016 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुके हैं। भारत का सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट भी यूएस को जा रहा है। हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है यूएस से, वो भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ऑलरेडी मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा बढ़ रहा है, और इसे और ज्यादा आगे आप बढ़ता हुआ देख सकते हो, क्योंकि अब एक
प्रो इंडियन रजीम आपको यूएस के अंदर बैठी हुई दिखती है। प्रो इंडियन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है वो हमारे इंटरेस्ट में काम करेंगे, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट भारतीय इंटरेस्ट के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्हें पता है कि भारत का इंटरेस्ट और यूएस का इंटरेस्ट इस समय चाइना को काउंटर करने में है, इसलिए दोनों को मिलिट्रीली भी साथ में और ज्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए और ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों साथ आते हुए दिखेंगे। इंडिया को एक की एलाई की तरह देखा जाता है टू काउंटर चाइना बाय यूएस, और यूएस चाहता है कि एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इंडिया और यूएस को मिलकर, जिससे चाइना के राइज को काउंटर किया जा सके। स्पेसिफिकली कहा साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में, जो इंडियन इंटरेस्ट में भी काम करती है। इंडिया एक मेजर डिटरेंस क्रिएट कर सकता है चाइनीज राइज के अगेंस्ट इन इंडियन ओशन रीजन विद द हेल्प ऑफ यूएस। तो इंडिया के लिए माइक वॉल्ट्ज का काउंटर चाइना पॉलिसी इंडियन ओशन में भी काफी ज्यादा काम करेगी। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, जब आप चाइना से अपनी डिपेंडेंस कम करोगे तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। जब आप मैन्युफैक्चरिंग हब वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट करोगे तो इंडिया आपके लिए एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल दिखता है, बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। तो हम इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी दोनों के साथ करते हुए दिख सकते हैं और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इंडिया और यूएस ऑलरेडी यूएस जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। चाइना और यूएस ऑलमोस्ट बराबर ही चलते हैं, ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड में लड़ाई चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे नहीं है, मोरओवर हम ट्रेड सरप्लस में है, इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। तो इस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट टाइज ऑलरेडी बढ़ाने की जरूरत है, ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्रिटिकल सेक्टर्स जो हैं, चाहे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो जाए, चाहे वो डिफेंस हो जाए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो जाए, सब जगह आपको इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसमें एक और एस्पेक्ट हम इकोनॉमिक मोबिलिटी का देख सकते हैं कि आप इलीगल माइग्रेशन को रोकें, लेकिन इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है, जो आपके लोगों के लिए भी जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि यूएस इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो डिफरेंशिएट कर पाए इलीगल माइग्रेशन और इकोनॉमिक मोबिलिटी, क्योंकि इकोनॉमिक मोबिलिटी इंडिया एज वेल एज यूएस दोनों को हेल्प करेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चलाने के लिए भी उन्हें इंडिया की ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप एक तरफा पूरी तरीके से माइग्रेशन को डिस्कार्ड कर देंगे तो शायद आपकी इकोनॉमी पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखे। इसलिए इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी जरूरी है। रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो फोकस रहेगा वो क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए रहेगा, जिसमें 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। साथ के साथ जो अदर रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हैं जो इस रीजन के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो ऑकस हो जाए, चाहे वो 5 अलायंस हो जाए, तो वो और ज्यादा पिक्चर में आता हुआ दिखेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखता है, इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट और हेल्प करता हुआ प्रोवाइड दिखेगा। अब जो यूएस फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा, ये तो हमने इंडियन चाइनीज पर्सपेक्टिव से बात कर ली। अगर मैं लार्जर यूएस फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, उसमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा माइक वॉल्ट्ज के आने का, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है चाइना के ऊपर आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। आज की डेट में जो चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसे कम करने की कोशिश करोगे, स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन। साथ के साथ जो पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन है जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलता है, उसको काउंटर करने के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप और बेटर करोगे। यूएस और बेटर करता हुआ दिखेगा उसे। ताइवान को लेके आपका जो स्टैंड है वो और ज्यादा क्लियर होता हुआ दिखेगा और ज्यादा असर्टिव होता हुआ दिखेगा। मिलिट्री पावर आपको और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। यूएस डिफेंस स्पेंडिंग को और ज्यादा बढ़ाने की बात करता है माइक वॉल्ट्ज, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए आपको मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को एक मिलिट्री हेजेमनी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आज भी यूएस की मिलिट्री का कोई तोड़ नहीं है, कोई काउंटर उसे कर नहीं सकता, मिलिट्री हेजेमनी है यूएस, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। माइक वॉल्ट्ज चाहते हैं कि मिलिट्री स्पेंडिंग और बढ़ाई जाए जिससे चाइना को इजीली काउंटर किया जा सके। वो रिवाइटलाइजेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है यूएस के अंदर उसे वापस से रिवाइव किया जाए, जिससे मिलिट्री डोमिनेंस वो अपनी मेंटेन कर सकें। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट और दोनों रशिया के अगेंस्ट, जो उनके जिनको वो मेन अपना थ्रेट मानते हैं, रशिया एज वेल एज चाइना। एक और चीज जो देखने को मिल रही है कि इंडो पैसिफिक पे जब फोकस ज्यादा बढ़ेगा तो यूरोप और मिडिल ईस्ट से आपको फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। आज की डेट में जो यूएस का फोकस है मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर, वहां से फोकस शिफ्ट होकर कहां जाता हुआ दिखेगा? इंडो पैसिफिक रीजन में जाता हुआ दिखेगा, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट को डीप्रायोरिटाइज किया जाएगा, यूरोप को डीप्रायोरिटाइज किया जाएगा और इंडो पैसिफिक पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसकी वजह से जो आपको जनरल पर्सपेक्टिव में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूरोप और मिडिल ईस्ट को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट करेंगे, किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो नेटो मेंबर्स को यूएस सपोर्ट करता हुआ दिखता है वो शायद आपको रिड्यूस होता हुआ दिखे अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस और इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट
अब यूएस और इंडिया के टाइज आपको और बेटर होते हुए दिख सकते हैं। एक फॉर्मल अलायंस बन सकता है। माइक वॉल्ट्ज चाहते हैं कि एक फॉर्मल अलायंस बने इंडिया और यूएस के बीच में, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों आइडियोलॉजिकली सिमिलर हैं, तो आपको अलायंस तो खैर हम नहीं बनाएंगे। इंडिया इज नॉट द एलाई ऑफ एनी कंट्री। वी कैन बी द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, बट आर इंटरेस्ट आर परमानेंट, और हम अपने परमानेंट इंटरेस्ट की तरफ फंक्शन करते हुए दिखेंगे अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। नेटो और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, यूरोप के ऊपर रिलेटिवली थोड़ा सा फोकस कम हो जाएगा क्योंकि इंडो पैसिफिक फोकस बढ़ जाएगा। नेटो की प्रायोरिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से जो नेटो अलायंस है उसका जो कोहेसिवनेस है, जो उसका एमलगेटिंग इफेक्ट दिखता है कि साथ जुड़े हुए दिखते हैं, वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। साथ के साथ जो डिफेंस बर्डन है यूरोप के ऊपर वो बढ़ेगा। अब तक नेटो कंट्रीज को फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा था? फॉर द मिलिट्री स्पेंडिंग यूएस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब यूरोप से फोकस हटके इंडो पैसिफिक की तरफ जाएगा तो नेटो स्पेंडिंग जो चल रही थी वो भी क्या होगा? वो भी रिलेटिवली कम होती हुई दिखेगी। तो यूरोप को अपनी मिलिट्री नीड्स का खुद ध्यान रखना पड़ेगा और यूरोप को अपना अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूएस अब स्टेप बैक लेने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम यूरोपियन सिक्योरिटी। उसकी प्रायोरिटी अब इंडो पैसिफिक होती हुई दिख सकती है ज्यादा। यूएस और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप आपको बढ़ती हुई दिखेगी, और जिस तरीके से हम बोलते हैं कि यूएस और इंडिया अलायंस बनता हुआ दिखता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करती हुई दिख सकती है ये चीज। और नेटो जो ट्रेडिशनल रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसका रोल अब धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिख सकता है। ये जो अब जब इतना ज्यादा एंटी चाइना हो जाओगे आप, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली जब चाइना से आप दुश्मनी मोल रहे हो, रशिया आपको ऑलरेडी दुश्मन है, तो चाइना और रशिया भी आपको क्लोज जाते हुए दिख सकते हैं। ये जो यूएस पॉलिसी अपनाएगा टू कम क्लोजर टू इंडिया, अब इंडिया के लिए क्या है टारगेट? इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरीके से रशिया और यूएस के बीच में अपने रिलेशंस को बैलेंस करेगा। क्योंकि जब आप एंटी चाइना पॉलिसी देखोगे यूएस की, तो चाइना आपको रशिया की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। तो ये एक और इंप्लीकेशन हो सकता है हमारा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर। दूसरी चीज, ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। यूएस का पिवट जो है, जो आपको मिडिल ईस्ट से अब इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को वापस रीअसेस करते हुए दिखेंगी। वो अपनी डिपेंडेंस थोड़ी सी यूएस पे कम करते हुए दिखेंगी। वो नए पार्टनर्स ढूंढते हुए मिल सकते हैं, और हो सकता है ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसमें चाइना और यूएस आपको इंटरफेयर करते हुए दिखे। उस पाइप जो खाली वॉइड क्रिएट होगा उस पिवट के हटने से मिडिल ईस्ट से, वहां आपको चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो इस पूरे वीडियो में जितनी भी हमने बातें करी हैं, आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से प्रो इंडियन पर्सपेक्टिव में काम करेंगे माइक वॉल्ट्ज, और किस तरीके से एंटी चाइनीज पर्सपेक्टिव में काम करेंगे माइक वॉल्ट्ज, और उससे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कैसे यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और नेटो कंट्रीज पर इसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्रिटिकली एनालाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स strategic shift towards the Indo-Pacific region under the influence of leaders like Mike Waltz. How might this shift affect NATO's role in global geopolitics and what are the potential challenges for international security? एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज, डायनेमिक है यूपीएससी आज की डेट में, आपको स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, डायनेमिक एस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर 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 अटेम्प्ट करना है आपने। This was all from my end. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and have a good day.